नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस वीडियो है वो पंचायत केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के है। इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न शामिल किए हैं और ध्यान रहे कि यह भी एक मात्र प्रैक्टिस वीडियो है। आप प्रैक्टिस वीडियो की सीरीज़ देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि पहले आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए जो कर्नल एकेडमी के ऐप में मौजूद है और बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि इस वीडियो को देने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपना मूल्यांकन कर सकें कि आपने सही तरीके से टॉपिक को तैयार किया है या नहीं। 20 सवाल रखे गए हैं। सवाल बहुत ज़्यादा रखे जा सकते हैं, सवाल बहुत बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर उसको ले आने का। यहाँ पर हमने जो सवाल बनाए हैं उससे एक मूल्यांकन आपका होगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक पूर्णतः तैयार है या नहीं। अगर आप सारे सवालों का जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक से आने वाले आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, और अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है सही तरीके से। पहले सवाल पर हम लोग आते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, 98, 99, 100। इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच में, और कई किताबों में भी लिखा रहता है कि अब इसमें 100 विषय हो गए हैं। ध्यान रहे, ये गलत है। हमने आपको पढ़ाया है कि संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, क्योंकि जब भी कोई नया विषय जोड़ा जाता है तो वह उसी संख्या के किसी भाग में क ख ग करके ABC करके जोड़ दिया जाता है। आज भी संघ सूची में 97 के बाद 98वां, 99वां या कोई विषय नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि 100 विषय हो गए हैं तो आप उससे एक प्रश्न पूछिए कि विषय संख्या 100 में क्या प्रावधान है, या 98 में क्या प्रावधान है, या 99 में क्या प्रावधान है। वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि संघ सूची में 97 विषय ही हैं। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है, विधानमंडल को है, दोनों को है, इनमें से कोई नहीं। अवशिष्ट विषय मतलब अवशेष, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। अब इन 3 सूचियों में अलग अलग विषय रखे गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि विषय खत्म हो जाते हैं वहीं पर। कोई नया विषय आया जो किसी भी सूची में नहीं है, यानी अवशेष है, बच गया, इसको अवशिष्ट कहा जाता है। तो उस पर विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, और ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 248 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 363 में कहा गया है, 263 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे के संबंध में उपाय बताएगा और संघ और राज्यों के मध्य साझा हितों को बढ़ाने के लिए भी वो कार्य करेगा। तो इसका जो गठन होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का। और आपको बता दूं कि 1990 में इसका गठन कर भी दिया गया था। चौथे सवाल पर आते हैं। नदी जल विवाद अधिकरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? केंद्र राज्य संबंधों वाले चैप्टर में नदी, जैसे एक नदी है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है, तो उसके पानी को लेकर के बड़ा विवाद होता है। उस विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जाती, बल्कि एक अधिकरण बनाया गया है संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत। उसमें उन्हीं बातों से संबंधित, यानी कोई भूगर्भवेत्ता हो गए, कोई वैज्ञानिक हो गए, प्रोफेसर हो गए, जिनको नदी और उसके जल और इन सब का गहन ज्ञान होता है, उन्हीं के अधीन एक अधिकरण बनाया जाता है जो कि उस पानी के बंटवारे का निर्धारण करते हैं। न्यायाधीश से उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना इन एक्सपर्ट लोगों के जरिए हो पाएगा।
इसीलिए इसका अलग से प्रावधान किया गया है कि कोई विवाद ना हो, विवाद हो तो ये अधिकरण निपटाए, और इसका पूरा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 262 के अंतर्गत, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होता है। पांचवें प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए, कहा गया है कि सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की आय जिसमें विदेशों से लिए गए उधार और विदेशों को दिए गए उधारों पर प्राप्त ब्याज भी शामिल हैं, उससे मिल करके एक संचित निधि का गठन होगा, लेकिन उसमें अर्थदंड और जुर्माने की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो संचित निधि है, इसको आप भारत का खजाना के रूप में भी जानते हैं। इस पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण है, राष्ट्रपति का नियंत्रण है, प्रधानमंत्री का नियंत्रण है, या सीएजी का नियंत्रण है? तो इसका उत्तर है कि संसद का नियंत्रण है। संसद की अनुमति के बगैर संचित निधि से आप 1 रुपये भी, आप यानी सरकार 1 रुपये भी निकाल नहीं सकती है। संसद का नियंत्रण होता है। छठवां प्रश्न देखिए, पंचायत व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सबको रटा हुआ है, ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा। ये राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था इस गांधी जी के जयंती पर, क्योंकि गांधी जी पंचायतों के बहुत बड़े हिमायती थे और वो चाहते थे कि पंचायतें देश में काम करें। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर, यानी उन्हीं की जयंती पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसको प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था। प्रायोगिक का मतलब कि देखते हैं कि पहले यहाँ सफल होती है या नहीं। अगर सफल होगी तो फिर हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया था, पंचायती राज प्रणाली को। 7वां प्रश्न है, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा, राज्यपाल द्वारा मनोनयन होता है, और बीडीसी सदस्यों द्वारा होता है। तो पंचायती राज अधिनियम में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ग्राम स्तर पर अध्यक्ष होते हैं यानी प्रधान, उनका चुनाव तो जनता सीधे करती है, लेकिन उनसे ऊपर जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव सदस्यों में से सदस्यों द्वारा होता है। यानी कि जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, पहले चुनाव होगा, जिला पंचायत के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाएंगे, फिर ये सभी सदस्य मिल करके अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुनते हैं, उसका भी चुनाव होता है। एक से अधिक लोग, अलग अलग गुट होते हैं, वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो जो चुना जाएगा सदस्यों द्वारा वही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तो बी इसका उत्तर हो जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा महानगर योजना समितियों का प्रावधान किया गया? पंचायती राज अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम जब लागू हुआ तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों को और नगरीय क्षेत्रों को मिला करके एक समिति हर जिले में बनाने का प्रावधान किया गया, ताकि समस्त पूरे जिले के विकास के लिए योजना बन सके। इसको उन जिलों में जहाँ पर नगर निगम नहीं है, जिला योजना समिति कहा गया, और जिन जिलों में नगर निगम है, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, उसमें इसको महानगर योजना समिति कहा गया। तो क्योंकि दोनों मिक्स हैं, नगर पालिका और पंचायती व्यवस्था दोनों मिक्स हैं इसमें, तो इसके लिए 2 संविधान संशोधन हुए थे। 73वें से पंचायत और 74वें से नगर पालिका।
अब पूछा गया कि कौन से संशोधन द्वारा इसको बनाया गया, तो 73वां भी हो सकता है, 74वां भी हो सकता है, और विकल्प में भी दोनों मौजूद हैं। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि उत्तर क्या है, क्योंकि भले ही ये पूरे जिले के लिए बनाया गया पर इसको नाम दिया गया महानगर योजना समिति, और इसलिए नगरीय व्यवस्था की तरफ झुक जाता है, और ये 74वें संशोधन द्वारा इसको बनाया गया, जिससे कि नगर पालिका संस्थाओं की स्थापना की गई थी उसी के द्वारा। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? सभी जानते हैं, ज़्यादा इस पर समय लेने की जरूरत नहीं है। 33% रिजर्वेशन, यानी कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में 1/3, यानी एससी का भी 1/3, एसटी का भी 1/3, जनरल का भी 1/3। ध्यान रहे, ओबीसी को रिजर्वेशन देने की जो इच्छा होगी वो सरकार पर छोड़ दी गई है कि राज्य चाहें तो ओबीसी को रिजर्वेशन दे सकते हैं, न इच्छा हो तो न दें, पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दिया गया। 10वां प्रश्न है, पंचायत अधिनियम किस प्रधानमंत्री के काल में पारित किया गया? बीपी सिंह, राजीव गांधी, नरसिंह राव, चंद्रशेखर। पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 था, लागू हुआ था 93, 1992। और 1992 में उस वक्त प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। इन्हीं के समय में ये अधिनियम पारित हुआ था, 1992 में पंचायती राज अधिनियम। ग्यारहवें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। ग्राम सभा के गठन के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का नाम आपने सुना है। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों से ही बिलोंग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, 70% जनता गांव में रहती है तो संख्या भी 70% गांव की ही होगी। तो जो ग्राम सभा बनती है उसके लिए कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है? सामान्यतः है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वो बाध्यता नहीं है, वहाँ जनसंख्या कम भी हो सकती है। सामान्यतः ये जो संख्या है वो 1000 रखी गई है, यानी नॉर्मल क्षेत्रों के लिए कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार एक गांव से ज़्यादा गांव को मिला करके, यानी 2 गांव या 3 गांव मिला करके एक ग्राम सभा बनती है, क्योंकि वो जो छोटा सा गांव होता है वहाँ की जनसंख्या 1000 नहीं हो पाती है, इसलिए एक से अधिक गांव को मिलाना पड़ता है। ध्यान रहे, यहाँ वोटरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कुल जनसंख्या की। कुल जनसंख्या 1000 होगी तो ग्राम सभा का गठन हो सकता है। ग्यारहवां प्रश्न हो गया। अब हम लोग आ गए 12वें पर। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? छोटा सा टॉपिक था लोक सेवा आयोग, तो इसके कुछ सवालों को हमने यहां शामिल कर दिया। उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर राज्यपाल, संसद या फिर विधानमंडल? बताइएगा भाई। हमने कहा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की एक ही रीति है, एक ही प्रणाली है, और वो है कि अध्यक्ष या सदस्यों के द्वारा अगर कोई कदाचार यानी कि पद का दुरुपयोग किया गया है या काम करने में सक्षम नहीं रह गए हैं तो इसकी जांच राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को सौंपी जाएगी, और उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकेगा। यानी उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर
राष्ट्रपति ही इनको पद से हटाएगा। ध्यान रहे ये राज्य लोक सेवा आयोग है, कोई कन्फ्यूजन ना हो कि राज्यपाल हटाएगा उच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर या विधानमंडल हटाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति ही हटाएगा और वो भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के रिपोर्ट के आधार पर ही हटाएगा। राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं जब तक जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रही हो, बस इतना ही कर सकते हैं। 13 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। संयुक्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे देगा? अब संयुक्त आयोग आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले तो आप इसके लिए जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं वाला टॉपिक है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए था। छोटा सा बहुत टॉपिक है। उसमें हमने आपको बताया है कि पूरे भारत के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, और अगर कोई आयोग एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है तो उसे संयुक्त आयोग कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को देता है। लेकिन अब संयुक्त आयोग है, यानी कि एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य के लिए जिस वक्त काम करेगा उसकी रिपोर्ट उस राज्य को, दूसरे राज्य के लिए काम करेगा तो उसकी रिपोर्ट उस दूसरे राज्य के राज्यपाल को देगा। मतलब ये हुआ कि सी सही है, संबंधित राज्य के राज्यपाल को ही वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। चौदहवां प्रश्न आ जाता है, वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल का मतलब होता है अध्यक्ष और सदस्यों को मिलाते हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़ करके कितने होते हैं तो आप सिर्फ सदस्य बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने सदस्यीय आयोग होता है तो अध्यक्ष समेत सदस्यों की टोटल संख्या आप बताएंगे। तो यहाँ आपको टोटल ही बताना है, यानी कुल कितने होते हैं तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य मिला करके कुल होते हैं 5, यानी 1 + 4। 1 + 4। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा छोटा सा पुराना सवाल है ये। केसी नियोगी साहब थे। पहला वित्त आयोग जब बना था तो उसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ज़्यादा इस पर डिस्कस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 16वां सवाल है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है? अभी आप संचित निधि के विषय में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। आकस्मिक निधि, संचित निधि का जो प्रावधान है वो 266 में है। संचित निधि, लेकिन हमने कहा था कि सरकार द्वारा प्राप्त सभी प्रकार की आय से मिलकर के संचित निधि बनती है और उस पर संसद का नियंत्रण होता है। अब संसद का ही पूरा नियंत्रण अगर उस पर है और अचानक से कोई पैसा जरूरत पड़ जाए किसी आपात व्यवस्था में खर्च करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? इसीलिए एक आकस्मिक निधि का भी प्रावधान किया गया है जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रखा गया है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि का प्रावधान अनुच्छेद 267 में है। सत्रह नंबर पर आ जाते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है? तो संसद 4 परिस्थितियों में 4 अनुच्छेदों के तहत राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। मैं वो सब आपको बता देता हूँ, फिर आप ढूंढिएगा कि कहाँ पर विकल्प है। पहला होता है 249 के तहत यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। दूसरा होता है 250, यदि भारत में या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस वक्त संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। दूसरा है 252, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर आपस में समझौता करें और संघ से विधि बनाने का अनुरोध करें तो संसद उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। और होता है 253,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करवाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। ये 4 परिस्थितियां होती हैं। मिला लीजिए कि इसमें से आपके विकल्प में कौन सा शामिल है। 250 यहाँ दिख रहा है, बाकी कोई भी विकल्प यहाँ पर मैच नहीं करता, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाता है सही। 18वां प्रश्न देखिए, पंचायती राज से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, नरसिंघम समिति, सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 1959 में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। अशोक मेहता ने 1977 में पंचायतों में सुधार के लिए कहा गया था, सलाह दिया था इन्होंने। नरसिंघम समिति जो है ये कर सुधारों से संबंधित है, और सिंघवी समिति 1986 में पंचायतों में सुधार के लिए बनाई गई थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, ये पंचायतों से संबंधित समिति नहीं है। तिहत्तरवां संशोधन किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? 73वां संशोधन का मतलब होता है कि जो पंचायती राज प्रणाली इस वक्त लागू है, उसी पंचायती राज प्रणाली की बात की जा रही है कि कौन से संशोधन के द्वारा उसको लागू, कौन सी समिति के सिफारिश पर उसको लागू किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, नरसिंघम समिति, सिंघवी समिति, वही सेम चारों विषय हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आप कह सकते हैं, क्योंकि जो 73वां संशोधन हुआ जिससे पंचायती राज प्रणाली लागू है, ये हुआ 1992 में। और आपको मालूम है बलवंत राय मेहता समिति, अभी इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया कि 1957 में गठित हुई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत किया, और राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। अशोक मेहता के विषय में अभी अभी हमने बताया था कि 1977 में पंचायतों में सुधार के लिए हुआ। नरसिंघम समिति के विषय में हमने बताया एक कर सुधारों से संबंधित थी। बचा सिंघवी समिति, और इसका टाइम हमने बताया 1986 में। तो यही सिंघवी समिति जो 1986 में बनाई गई थी, उसी की रिपोर्ट के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज प्रणाली को लागू कर दिया गया। बीसवां, संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने वाला, अभी एक सवाल आया था कि भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो उसका उत्तर था राजस्थान। अभी सवाल है संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राज प्रणाली। सोचिए जरा, यानी कि 1992 में जब इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और कहा गया कि 1 साल के भीतर सभी राज्य अपने यहाँ पंचायतों का गठन करेंगे, तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आया जिसने पंचायतों का गठन किया, और उसका उत्तर है मध्य प्रदेश। ये था पंचायती संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायत प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य। तो यहाँ तक आकर के आपका 20 प्रश्न हो जाता है समाप्त, और उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों से काफ़ी मदद मिली होगी। इसमें प्रश्न ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन सवाल और चैप्टर भी उसी तरह का है, और चैप्टर को देख करके भी हम सवालों को बनाते हैं उसी हिसाब से। ये सवाल कहीं से लिए नहीं गए हैं, किसी परीक्षा से या कहीं से। ये हमारी तरफ से आपको मूल्यांकन करने के लिए वीडियो बनाया गया है कि आप देख सकें कि आपका टॉपिक तैयार है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।